Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject English of class 10th and this is the fourth chapter. Name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Written by Anne Frank. Here you can see the photo of Anne Frank. This is a photo as I would wish myself to look all the time. यह मेरी एक फ़ोटो है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी ही दिखूँ. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. और शायद मुझे एक मौका मिल सकता है हॉलीवुड जाने का. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए थोड़ा एन फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Mary Anne Frank, जिनका जन्म 12 जून 1929 फरवरी में हुआ था और जिनकी मृत्यु मार्च 1945 में हो गई थी, वे एक जर्मन लड़की थीं जो कि यहूदी धर्म में पैदा हुई थी और उन्होंने ये डायरी लिखी थी जब वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थीं. सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की ये बात है और वे नीदरलैंड में छिपी हुई थी. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन द जर्मनी. जब जर्मनी में नाजी का सत्ता स्थापित हुई तो उन्हें अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम जाना पड़ा. But were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands. लेकिन जब नीदरलैंड में भी उनकी सत्ता स्थापित हुई तो वे वहाँ पर भी पकड़े गए. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. और उन्हें जैसे जैसे नाजी जो सत्ता थी उसकी जिस तरह से यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे तो उनके परिवार को और उनके 4 दोस्तों को वहाँ पर जाकर छिपना पड़ा. कहाँ? उनके पिता के ऑफिस की बिल्डिंग में उन्हें छिपकर रहना पड़ा और ये बात है जुलाई 1942 की. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब छिपे हुए उन्हें 2 साल हो गए, द ग्रुप वाज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. और जब 2 साल उन्हें वहाँ छिपे हुए हो गए तो उनके ग्रुप को पकड़ लिया गया और उनके जो ग्रुप है उसको कहाँ भेज दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में भेज दिया गया जहाँ एन फ्रैंक की डेथ हो गई और जहाँ और उनकी जो बहन थी उनसे कुछ दिन पहले उनकी बहन की भी डेथ हो चुकी थी. बहन का नाम क्या था? मार्गोट फ्रैंक. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. अब उनके जो ग्रुप था उसमें केवल उनके पिता ही जीवित बचे थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वे एम्स्टर्डम वापस आए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये युद्ध खत्म हो गया. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने ये देखा कि उसकी बेटी के द्वारा लिखी हुई डायरी वहाँ पर रखी हुई थी, अभी सुरक्षित थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have published in English under the name The Diary of a Young Girl. और उन्होंने इस डायरी को बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड समझते हुए एक एक्शन लिया. एक्शन क्या था कि उन्होंने इस डायरी को प्रकाशित कराने का विचार बनाया और इन्होंने इस डायरी को प्रकाशित भी कराया. और डायरी का नाम क्या था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicle the event of her life from 12 July 1942 until its final entry of 1 August 1944. ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी और इसमें उसके जीवन की सारी घटनाएं क्रम से लिखी हुई थीं और ये घटनाएं थीं 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. ये वैसे तो इसकी ओरिजिनल भाषा डच थी, इस डायरी को डच भाषा में लिखा गया था लेकिन आगे चलकर इसे अनेक भाषाओं में जो प्रकाशित किया गया. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, और ये आगे चलकर
दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। देयर हैव also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. इस डायरी पर आधारित बहुत सारे फिल्म, टेलीविज़न कार्यक्रम और बहुत सारे ओपेरा जैसे कार्यक्रम भी इस पर आधारित बनाए गए, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किए। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under Nazi occupation. इस डायरी में वर्णन मिलता है उस नाजी सत्ता के द्वारा किस तरह से अत्याचार किए जाते थे और डेली लाइफ जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उनको किस तरह से पीड़ित किया जाता था, क्या क्या अत्याचार होते थे, सब इस डायरी में वर्णित है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। और एन फ्रैंक उस समय की बहुत जानी मानी हस्ती में जानी जाने लगी और उनको बहुत मतलब एक विक्टिम के रूप में उन्हें समझा जाने लगा। Okay, this was the introduction of Anne Frank. Now the chapter starts from here. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written any diary before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the misusing of a 13-year-old schoolgirl. एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब अनुभव था, क्योंकि मेरी जैसी उम्र के बच्चे डायरी लिखना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर से 13 साल की एक छोटी बच्ची तो बिल्कुल भी इस तरह से डायरी लिखना या ऐसा कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता मेरी उम्र के बच्चों को। ओह वेल इट डजंट मैटर। अरे हाँ, ये कोई ख़ास बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो लिखना पसंद है। एंड आई have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. और मैं अपनी इस डायरी में अपने दिल के अंदर छिपी हुई जितनी भी बातें हैं सब लिखकर अपने सबके सामने रखना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपिल। एन फ्रैंक की नज़र में कागज लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होते हैं। I thought of this saying of one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये उस समय की बात है जब मैं बहुत ही ज़्यादा उदास अपने घर में बैठी हुई थी, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी रखकर, और बहुत ज़्यादा बोर थी, परेशान थी, और मैं इधर उधर टहल रही थी कि घर में रुकूं या बाहर जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सोचकर, बहुत ज़्यादा सैड भी थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। अंत में मैं वहीं रुकी जहाँ थी। ब्रूडिंग, बहुत ज़्यादा मैं उदास थी, मेरा मन बहुत परेशान था, व्याकुल था। यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और मेरी नज़र में यदि मैं अपने दिल की बात सबसे कहूँ तो उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं अपनी बात इस पेपर पर लिखूँ, क्योंकि पेपर कागज़ मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा धैर्यवान है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड द स्टिप-बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और इस डायरी को मैं एक पेपर तक ही वैल्यू नहीं देती, बल्कि ये जो डायरी है ये मेरी नज़र में एक डायरी ना होकर मेरी एक सच्ची मित्र है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और यह साधारणतः मतलब काफ़ी लंबे समय तक हमारी दोस्ती बनी रहेगी और ये कभी मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जाएगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट टू मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं अपने बिल्कुल मुख्य तथ्य पर आ जाती हूँ कि डायरी रखने से मेरा मेन मकसद क्या है। मेरा मकसद है कि मेरे पास कोई सच्चा साथी नहीं है और इस डायरी को मैं अपनी सच्ची साथी समझती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं इस बात को और साफ तरीके से आपको बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल्स कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। इस बात से कोई भी बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता कि 13 साल की एक छोटी बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होगी। आई एम नॉट एंड आई एम नॉट। और मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स। मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर। और मेरी 16 साल की बड़ी बहन है।
एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे रिलेशन में करीब 23 लोग हैं जिनको मैं अपने दोस्त कहकर बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा अपना एक परिवार है. लविंग आंट, मेरी प्यार करने वाली आंट हैं. एंड अ गुड होम, और मेरा बहुत अच्छा घर है. नो नहीं, ऑन द सरफेस, इस सबसे हटकर, इस सबसे ऊपर चल कर अगर मैं बात कहूँ, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है. एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे पास नहीं है तो कौन नहीं है? मेरा एक सच्चा साथी जिससे मैं अपने मन की हर बात कह सकूँ. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. यद्यपि मैं अपने दोस्तों के साथ जिस समय होती हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा समय मेरा बीतता है. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. हालांकि मैं अपने दोस्तों से सब बातें करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके ज़्यादा क्लोज में नहीं हूँ या उनसे ज़्यादा घुल मिल में नहीं पाती. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं केवल उनसे साधारणतः बातें कर सकती हूँ, लेकिन उनको अपने मन की सारी बातें नहीं बता सकती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मैं उनके ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं रह पाती कि उनसे मैं सारी बातें शेयर करूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही बड़ी समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट एंड दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और हो सकता है शायद ये मेरी ही कमी है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करती. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और ये जो मेरे अंदर कमी है कि मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती या हर किसी पर विश्वास नहीं करती, ये शायद ऐसी कमी है जिसको मैं जल्दी से बदल भी नहीं पाती. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया. टू enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary. मैं अपनी इस बहुत सच्ची मित्र के साथ अपनी कल्पनाओं में, जो मेरी कल्पना में एक डायरी नहीं है, मेरी कल्पनाओं में, मेरी नज़र में ये एक मेरी बहुत सच्ची मित्र है. और आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, और मैं इस डायरी में जैसे कि द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं कि अपनी सारी बातें इसमें डिटेल से लिखते चले जाते हैं या अपना सारा इंट्रो देते हैं, तो उस स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं मैं इस तरह से नहीं करूँगी. और बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, क्योंकि यह डायरी नहीं है, यह मेरी दोस्त है. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस डायरी जो कि मेरी फ्रेंड बन गई है इसका नाम भी रखती हूँ, और इसका नाम रख दिया है मैंने किटी. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. The first question is, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank को डायरी लिखना एक बहुत ज़्यादा अजीब अनुभव क्यों लगता है? इसका क्या कारण है? Why does Anne Frank want to keep a diary? Anne क्यों रखना चाहती हैं एक डायरी? Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne ऐसा क्यों सोचती हैं कि वे जो आसपास लोग हैं उनसे ज़्यादा वह अपनी डायरी पर विश्वास करें? ऐसा क्यों चाहती हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट फ्रॉम हियर. Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plunge right in. यदि मैं अपनी डायरी में बिल्कुल इसी समय से लिखना शुरू कर दूं तो जो भी मेरी डायरी पढ़ेंगे तो उन्हें पूरी बात पता नहीं चल पाएगी या मेरी डायरी को वो सही से नहीं समझ पाएंगे. I'd be better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. इसलिए मुझे अपना थोड़ा सा ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का देना ही पड़ेगा. थोड़ी सी बातें इसमें बतानी ही पड़ेंगी जो कि मुझे पसंद नहीं है बतानी, लेकिन मजबूरी है बतानी ही पड़ेंगी. वो थोड़ी इसमें ऐड करनी पड़ेंगी. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पिता बहुत ज़्यादा लविंग फादर हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पिता हैं, और शायद ही दुनिया में ऐसे पिता किसी के होंगे. डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वे 36 साल के नहीं हो गए. एंड सी वॉज 25. और जब तक वे
25 वर्ष की नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। इट मीन्स टू से कि उनके पिता ने 36 साल की उम्र में शादी की थी और उनकी माँ की उम्र उस समय 25 साल थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी बहन मार्गोट जिसका नाम है, उसका जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। I was born on 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई थी। I lived in Frankfurt until I was 4 और मैं फ्रैंकफर्ट में जब तक 4 वर्ष की थी तब तक रही थी। My father emigrated to Holland in 1933। 1933 में मेरे पिता हॉलैंड के लिए चले गए थे, हॉलैंड में ही जाकर वो रहने लगे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर और मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ हॉलैंड में चली गई थी। कब? सितंबर के महीने में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। तब बल्कि उस समय मुझे और मेरी बहन को मेरी दादी माँ के साथ रहने के लिए एकेन भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मुझे फरवरी में भेजा गया। एंड when I was planked down on the table as the birthday as present for Margot और मुझे वहाँ पर मार्गोट के जन्मदिन पर उसका गिफ्ट के तौर पर मुझे वहाँ पर प्रेजेंट किया गया या उपस्थित किया गया। I started right away at the Montessori Nursery School और मुझे Montessori Nursery School में एडमिशन दिला दिया गया। I stayed there until I was 6 और जब मैं 6 वर्ष की थी तब तक मैं वहाँ रही। At which time I started in first form और जब मैंने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास में। In the 6th form my teacher was Mrs. Cooper's, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell और जब मैं 6th क्लास में आ गई वहाँ पढ़ते हुए तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, प्रधान अध्यापक थी मिस्टर कोपरेस, वो बहुत मतलब मुझे प्यार करती थी और जब हमारी विदाई हुई, हमारा वहाँ पर फेयरवेल था, तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। गर्मियों में 1941 में मेरी दादी बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरे बर्थडे पर थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेशन हुआ, ज़्यादा अच्छे से बर्थडे नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा मेरी जो दादी माँ थी वे जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जान सकता कि मैं उन्हें कितना प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और 1942 में मेरा जन्मदिन मनाया गया और उसमें मेरी दादी माँ के नाम की भी एक कैंडल लगी हुई थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम 4 बहुत अच्छे से जी रहे थे। हम 4 कौन? उनके पेरेंट्स और उनकी वो दोनों बहनें। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और यहाँ से मैंने अपनी डायरी लिखनी शुरू की और इसमें मैंने डेट डाली 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और यहाँ से मैंने अपनी डायरी में अपनी एक एक बात लिखनी शुरू कर दी। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। हियर आर क्वेश्चंस। व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन फ्रैंक ने अपनी जीवन का छोटा सा जो ब्रीफ स्केच है, छोटा से जो कह सकते हैं लाइफ स्टोरी, क्यों लिखी थी उसमें। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। क्या किस बात से आपको पता चलता है कि एन अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी। ओके, नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सैटरडे 20 जून 1942। यहाँ डेट डली हुई है, दिन भी लिखा गया है, शनिवार 20 जून 1942। जब उन्होंने अपनी डायरी लिखनी शुरू की, उन्होंने लिखा डियरेस्ट किट्टी, सबसे प्यारी किट्टी। Our entire class is quacking in its boot। हमारी क्लास में बहुत शोर हो रहा था, सब बहुत मतलब बातें हो रही थी हमारी क्लास में। The reason of course is the forthcoming meeting।
in which the teachers decide who will be move up to in the next form and who will be kept back. और रीज़न क्या था, कारण क्या था? कारण था कि हमारी क्लास में मीटिंग होने वाली थी और टीचर इस बात को डिसाइड करने वाले थे, बताने वाले थे कि कौन कौन बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं और कौन पीछे जाएंगे या किसको फेल कर दिया गया है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. आधी क्लास में तो शर्त लगाई जा रही थी. जीएन एंड आई लाफ और सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. जीएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे. सीएन एंड जैक्स, वे दो लड़के, उनके नाम क्या थे? सीएन और जैक्स थे. हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बैट्स. जिन्होंने अपने मतलब पूरी छुट्टियाँ, संपूर्ण अपनी छुट्टियाँ आपस में शर्त लगाकर ही निकाल दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. क्या सुबह से शाम तक आप इस तरह से बातें करते हुए आप अपना पूरा दिन गुजार देते हो? नो आई एम नॉट. नहीं, मैं नहीं ऐसा करता. येस यू आर. हाँ, तुम ऐसा ही करते हो. नो आई एम नॉट. नहीं नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं. Even GS pleading glances at my angry outburst can't calm them down. यहाँ तक कि इस तरह की बातों से भी वो शांत नहीं बैठे और मैं काफ़ी उनके बिहेवियर को देखकर नाराज थी. इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक. यदि मेरी सलाह ली जाए तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये जो 1/4 पार्ट है इस क्लास का, 1/4 हिस्सा, इसको फेल कर देना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. लेकिन जो टीचर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि इनको समझा नहीं जा सकता. ये कब क्या कर दें, किस बच्चे को पास कर दें, किसे फेल कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है. वी विल मेक इट. हम तो पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. केवल एक विषय के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती और वो है मैथ्स. मैथ्स मीन्स गणित. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के. Until then we kept telling each other not to lose heart. फिर भी हम एक दूसरे को ये सलाह दे सकते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. I'll get along pretty well with my teachers. और क्योंकि हमारी जो टीचर्स, अध्यापकों के साथ हमारी बहुत अच्छे से मतलब हम रहते हैं, अच्छे से बिहेव उनका है हमारे साथ में. किनका? टीचर्स का. There are 9 of them. हमारे 9 टीचर हैं. 7 men and 2 women. 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री हैं. एंड मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स. मिस्टर कीजिंग जो कि पुराने विचारों वाले हैं और जो हमें मैथ पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एज इज बिकॉज आई टॉक सो मच. वे मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे. क्योंकि वजह क्या थी? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनी के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और जब उन्होंने कई बार मुझे समझा लिया और उसके बाद भी मैंने बातें करनी बंद नहीं की, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. उन्होंने मुझे किस सब्जेक्ट पर ऐसे दिया? उन्होंने मुझे एक विषय पर ऐसे लिखने के लिए दिया. और वो विषय क्या था? वो था एक चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला एक व्यक्ति. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. इस विषय के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? आईड वरी अबाउट दैट लेटर. मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी. आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया. आई जॉटेड डाउन द टाइटल ऑन माई नोटबुक. और ये नोटबुक में मैंने नोट कर लिया ये टाइटल. टक्ड इट इन माई बैग, और अपनी नोटबुक को बैग में रखा. एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. और शाम के समय जब मैंने अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लिया तो उसके बाद मेरी नज़र उस ऐसे पर पड़ी. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. और मैं इस विषय के बारे में सोचने लगी और सोचते समय मैं क्या कर रही थी? फाउंटेन पेन को अपने मुंह में चबा रही थी. Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. लेकिन अगर मुझसे अलग किसी को ये सब्जेक्ट मिला होता ऐसे लिखने के लिए, तो शायद वो बड़े बड़े शब्द लिखकर और ज़्यादा बड़ी बड़ी जगह छोड़कर
पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि ज़्यादा बातें करने की जो आदत है, इसको क्यों ना सही सिद्ध किया जाए। I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद अचानक मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages of Mr. Keysing had assigned me and was satisfied. मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद 3 पेज का एक ऐसे लिखा और मिस्टर कीजिंग को ये असाइनमेंट दे दिया और वो संतुष्ट भी हो गए। I argued that talking as a student is a trait that I would do my best to keep it under control. मैंने लिखा कि बातें करना एक विद्यार्थी की बहुत अच्छी आदत होती है और मैं इसको अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी इस आदत को। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैं चाह कर भी अपनी इस आदत को नहीं बदल पाती ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। और क्योंकि मेरी माँ भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बातें करती है और देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट योर इनहेरिटेड ट्रेड। और ये गुण मुझे अपनी माँ से मिला है, इसलिए जो पैतृक गुण होते हैं उनको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेड है, मेरा एक तरीके से पैतृक गुण है, मेरी माँ से मिला हुआ मेरा गुण है, इसको मैं आसानी से नहीं बदल सकती। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर कीजिंग ने मेरा जब ये आर्ग्यूमेंट देखा, मेरा कथन देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आई, बहुत हंसे। बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैंने अगले अध्याय के समय भी अपनी बातें करना जारी रखा, he assigned me a second essay, तब उन्होंने मुझे सेकेंड essay दे दिया। This time it was supposed to be an increasable chatterbox. इस बार ऐसे का टॉपिक था एन इनक्रीजिबल चैटरबॉक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बातें करता है। आई हैड रिटिन, और वह मुझे दे दिया गया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और मैंने जब असाइनमेंट पूरा करके मिस्टर कीजिंग को दिया तो उन्हें अब मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया उन्होंने। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन आई हैड फाइनली हैड एनफ। और अब इस बार जब वो चैप्टर पढ़ा रहे थे, फिर से मैंने बातें की तो फिर से परेशान होकर उन्होंने मुझे एक ऐसे और दे दिया, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। और ये ऐसे मुझे फिर से दे दिया गया था क्योंकि मुझे ये एक दंड के रूप में दिया गया था, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और ऐसे का टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उस क्लास के साथ मैं भी हंस रही थी, और मैं इस विषय पर लिख लिख कर थक गई थी, क्योंकि ये जो चैटर बॉक्स का जो टॉपिक था, मेरे पास अब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। और जो अब से पहले मैंने ऐसे लिखे थे उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया था, और अब मुझे इस ऐसे में कुछ नया लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ बिल्कुल सही सत्य लिखना था इसमें मुझे। माई फ्रेंड सैन हु वॉज गुड एट पोइट्री, मेरी दोस्त सैन जो कि कविता लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर थी, अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्ड्स। उसने मुझे सलाह दी कि मैं इस ऐसे को पोइटिक वे में लिखूं, एक कविता के रूप में लिखूं, बिगनिंग से शुरुआत से अंत तक पूरी पोयम के रूप में लिखूं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल गई ऐसा सुनकर। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कीजिंग मेरा क्लास में मजाक बनाना चाहते थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेहुदा भद्दे सब्जेक्ट विषय के बारे में बार बार वो मुझे ऐसे लिखने के लिए दे रहे थे, वो क्लास में मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक ऑन वाज ऑन हिम, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनका ही मजाक बनाऊं। आई फिनिश्ड माई पोएम, और मैंने इस पोएम को फिनिश किया, समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये पोएम बहुत ही खूबसूरत थी।
इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। ये जो पोयम थी ये बत्तख माँ और हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 छोटे छोटे बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ, जिनको मार मार कर बिल्कुल मतलब उनकी हत्या ही कर दी थी। बाय द फादर, उनके पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्यपूर्ण तरीके से मिस्टर कीजिंग ने इस पोयम को पढ़ा और इसको उन्होंने काफ़ी उनको अच्छी लगी ये पोयम। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने उस पोएम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, इस पोएम पर अपने कमेंट्स भी दिए, अपने कुछ उन्होंने बातें भी कही। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने हमारी क्लास में जैसे पोएम पढ़ी थी इसी तरह और भी दूसरी क्लासेस में एक कविता सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework, और उस दिन से मिस्टर कीजिंग ने मुझे परमिशन दे दी कि मैं बातें कर सकती हूँ, और उसके बाद मुझे बातें करने के लिए, ज़्यादा बातें करने के लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क जैसे कि असाइनमेंट उन्होंने दे दिया था, इस तरह का कोई होमवर्क भी अब नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर कीजिंग ने भी आजकल हंसना मजाक करना शुरू कर दिया था। Yours Anne, आपकी Anne, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. The chapter is complete now.